अपने जीवन में, सामाजिक रूप से गांव से लेकर शहर तक इसको पूरा करने की परिपाटी, साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो सरकार के जो विहित दायित्व हैं उसके तहत सोशल डिस्टेंस का कैसे अनुपालन, ये पूरे व्यवस्था में कहीं न कहीं सवाल को खड़ा किया गया है कि आखिर इसका कौन सा रोड मैप होगा। तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी, प्रशासकीय जिम्मेवारी भी है, सामाजिक जिम्मेवारी भी है, और पूरे देश और दुनिया को चलाने के लिए जो विहित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अनुपालन में भी एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं कि नई जिम्मेवारी से दुनिया और भारत और बिहार भी लैस हो रहा है। नीरज जी, आप सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं, इस दौरान आपके विभाग के सामने कैसी चुनौतियां सामने आई? क्योंकि जनता के मन में कई सारे वहम थे इंफॉर्मेशन को लेकर, र्यूमर्स को लेकर। बिहार सरकार के आपके विभाग ने कैसे उनको डील किया? और हमने देखा भी, हम उनका एक एक करके उल्लेख तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया, वो भी हमने दौर देखा। तो आप इस चैलेंज को कैसे देखा और आगे कैसे अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं? हमारे विभाग का दायित्व इसलिए बढ़ गया था कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन, जब से यह कोविड-19 की चर्चा हुई, प्रतिदिन एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन बैठ करके तमाम तथ्यों की समीक्षा करना, साथ ही साथ दिशा निर्देश दिया जाना, और इसकी सूचना हमारे विभाग के सचिव, जो सूचना जनसंपर्क विभाग के माननीय अनुपम कुमार जी प्रतिदिन मीडिया के साथियों को देते थे। और उसके बाद हम लोगों ने IPRD समाचार, हमारा IPRD समाचार भी अब चल रहा है। संभवतः देश के अंदर में ये पहला राज्य है जहां IPRD समाचार भी प्रेषित किया जाता है, जिसका आप लोग भी अवलोकन करते हैं। विभिन्न जो हमारा जो माध्यम है, ट्विटर है, फेसबुक है, इसके माध्यम से लोगों को अपनी बात बताना, साथ ही साथ उनकी समस्याओं का जहां तक बन पड़े उसके निवारण में मददगार होना, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि आम लोग नई परिस्थिति में नया इंफॉर्मेशन है उसको कैसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जाए, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय था। और पूरे बिहार के अंदर में जो सरकार के विभिन्न महकमे के काम हो रहे थे उसका भी फुटेज मंगवाना, वो आंकड़े को संग्रहण करना, तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी थी और इस जिम्मेवारी को पूरा करने का लगातार प्रयास हो रहा है। विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है, जनता लगातार ये आस लगाए बैठी है कि अब जब लॉकडाउन से आगे चीजें जाएंगी, बिहार सरकार के पास प्रदेश की जनता के लिए, जो यहां रहती है, काम करती है, जो प्रवासी लौट रहे हैं, क्या रोड मैप है और कब तक वो जमीन पर दिखेगा? सबसे पहले तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के एक ऐसे राजनेता हैं जो घोषणा पत्र की बुनियाद पर नहीं, संकल्प की बुनियाद पर, आपको भी स्मरण होगा कि संकल्प की बुनियाद पर जनता का जनादेश लिया, 7 संकल्प जो हमारा है, और उस दिशा में हम काम कर। अब नई परिस्थिति हो गई, नई चुनौती यह हो गई कि अब कोविड-19 ने जो मान्यताएं स्थापित की है अब तक, अब एक नई परिस्थिति है कि अपने कार्य संस्कृति में हम कैसे बदलाव करें। तो स्वाभाविक रूप से एक बात की चर्चा जरूर हम करना चाहते हैं आपके माध्यम से, कि कल्पना करना चाहिए कि अगर 2005 के पहले कोविड-19 का दौर आता तो क्या प्रवासी अपना घर आना चाहते? यह सवाल विचारणीय है, विमर्श का विषय है। हमने ये तस्वीरें भी देखी, लोग ये कहते हुए दिखाई दिए अपने जनप्रतिनिधियों से कि आप आइएगा इलेक्शन में, तब हम आपको बताएंगे। तो ये संज्ञान क्यों नहीं लिया जो नीरज कुमार जी ने किया, बाकी ने क्यों नहीं किया? तो बहुत सारा नहीं, और सब लोगों ने, देखिए, अब कुछ लोग का तो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो भी हम लोग के पास है। वो सब तो चूंकि जब ये हो रहा था तो हम लोग पूरे सचेत सतर्क थे। हमारा कहना है कि जब आप ही कल्पना करिए कि एक व्यक्ति का टेलीफोन मोबाइल नंबर है, वो कितना पिक कर सकता है भाई? एक उसके लिए सरकार, आप मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपने देखा होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग भी, खैर वो अलग विषय है, अब वो विषय पर लंबा जाइएगा तो समय भी आपका जाएगा। आपका सवाल सीधा था कि प्रवासियों के लिए रोड मैप क्या है। बिल्कुल स्वाभाविक है, लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी संख्या में बिहार में प्रवासी आए हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण पक्ष यह है
कि लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने ये नीतिगत निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि टास्क फोर्स इस संबंध में बनाया जाए, जिसमें विभिन्न विभाग के लोग रहेंगे और बिहार विनिर्माण के क्षेत्र में लगातार हम विकास दर हमारा कायम है, राष्ट्रीय औसत हमारा कायम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती जरूर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष हमारा यह है कि हमारे यहाँ काम की संभावनाएं हैं। अब जो हमने उसका व्यवस्थागत आधार देना प्रारंभ भी कर दिया, जो प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर या जो क्वारंटाइन सेंटर कार्यरत है वहां बाजाप्ता फॉर्मेट भरवाया जा रहा है कि आप कहां से आए हैं, आपके पास स्किल क्या है, आपकी शिक्षा का स्तर क्या है, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि महिलाएं जो आ रही हैं उनको जीविका समूह से जोड़ना, क्योंकि जीविका समूह का जो प्रयोग बिहार में रहा है, आज देश के दूसरे राज्य भी इसको अपना रहे हैं, तो उनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से एक अच्छा, हमको उम्मीद है कि एक अच्छा फलाफल आएगा। बड़ी अच्छी बात कही कि आप 1 to 1 जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं सर, लेकिन ये माइक्रो लेवल पर हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूं, अगर एक हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखें राज्यों के बीच में आपस में, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर देखें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से श्रम कानून में बदलाव किया गया, अच्छा किया गलत किया, लेकिन काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आती है आपकी, वहां पर एक श्रमिक आयोग का गठन किया गया, उसकी तमाम चीजें तय की गई। चाइना से जो कंपनियां बाहर जा रही हैं उनको यहां उत्तर प्रदेश में लाने के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, तभी तो पता चलेगा कि किस व्यक्ति को क्या काम चाहिए, उसके पास क्या हुनर है। लेकिन दूसरी ओर काम यहां पर भी होना है कि उस हुनरमंद व्यक्ति को क्या काम दिया जाएगा, फैक्ट्रियां कैसे आएंगी, बड़े बड़े रोजगार कैसे लगेंगे, उद्योग घराने कैसे आएंगे। हम जीविका दीदी या आंगनबाड़ी के तरह के कार्यक्रम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तौर पर सर करोड़ों लोगों का पेट नहीं भर सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते। नहीं तो यह सही है। भूमंडलीकरण के दौर में आपने जो ये सवाल पेश किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज का दौर जो है, आज के दौर में देश के अंदर में जो प्रतियोगिता और दुनिया के अंदर जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं, तो सार्वजनिक निवेश घटे हैं रविंद्र जी, इसको इनकार नहीं किया सकता है। अगर सार्वजनिक 2004 जो नई आर्थिक नीति आने के बाद जो ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ, तो जो गवर्नमेंट का निवेश, सार्वजनिक निवेश जिसको कहते हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, वो फैक्ट्रियों की स्थिति क्या हुई। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है, और आपने यह कहा कि मैंने आपको बताया कि टास्क फोर्स का गठन हुआ, बिल्कुल टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, और और अब तक के 4 लाख स्कीम पर हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया, कार्यारंभ भी कर दिया। और आपने यह कहा, जिसे आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े उद्योग के बारे में तो सरकार उस पर संवाद कर रही है, केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के मददगार की भूमिका में। लेकिन जो मेरा स्वाभाविक चीज है, जो बिहार ने अपना एक स्थान स्थापित किया है, अभी केंद्र सरकार ने देखिए आर्थिक पैकेज को अनाउंस किया, तो आर्थिक पैकेज को लेकर के जो हमारी बैठक हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश किया कि जो हमारा मखाना है उसको आप दीजिए। जल जीवन हरियाली के तहत हम लोगों ने जैविक कॉरिडोर बनाने का नीतिगत निर्णय लिया था। तो कैसे मखाना का हो, शहद का हो, लीची जो मेरा अपना है, तो उसका अगर ब्रांडिंग हो रहा है और ब्रांडिंग हुआ है, तो देश के में, और मैं मछली के बारे में बताना चाहता हूं कि बिहार में आंध्रा से मछली आता था, आज वो दौर बदल गया कि अब बिहार में किसान खूब मछली उत्पादन कर रहे हैं और बहुत हद तक हम आत्मनिर्भर भी हो गए। तो स्वाभाविक रूप से बड़ी फैक्ट्रियों का परिचालन एक अलग विषय है, लेकिन जो बिहार के अंदर में अगर बिजली की उपलब्धता बढ़ी, अगर बिहार में सड़कों का जाल बिछा, तो स्वरोजगार के भी साधन हुए हैं। तीसरा, जो स्किल का मैपिंग जब हम करवा रहे हैं, एक साधारण उदाहरण देना चाहते हैं कि जो ड्राइविंग नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में कर रहे थे, अगर राज्य सरकार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत उनको अगर वो सारी सुविधाएं दे दे, तो उनको तो कोई आपत्ति नहीं होगी, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। जो बिजली का काम जानते हैं, उनको हम बिजली कंपनी में, मानव बल में, ये डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हम लोग बोलते नहीं हैं, काम हमारा दिखाई पड़ता है, और इसीलिए लोगों का भरोसा भी होता है। आप देखिएगा ना कि इसके पूरे जो हमने सिस्टम बनाया है, स्किल सर्वे करने का, स्किल मैपिंग करने का, और सारा चीज क्वारंटाइन सेंटर पर बाजाप्ता काम चल रहा है।
डाटा कलेक्ट हो रहा है, उन लोगों से पूछा जा रहा है। जो लोग मनरेगा, जो लोग अकुशल मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत भी हम लोग करें, और जो छोटा छोटा काम बहुत साधारण, जैसे मान लीजिए कोई पर्स बनाते थे दिल्ली में, तो उनको यहाँ भी सुविधा यह मिल सकती है। तो लघु और सूक्ष्म उद्योग के बदौलत जो हमारा मानव विकास का सूचकांक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये भी तय हो गया ना कि हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्य में। केंद्र सरकार से जो अपेक्षा थी बिहार को, क्या अब तक मिला है? और लगातार ये मांग की जा रही है बिल्कुल विपक्ष की तरफ से कि भाई विशेष राज्य का दर्जा लेकर आइए। आप क्या कर रहे हैं? आप इस मांग को अब कब रखेंगे? लगातार आपने रखा है, लेकिन अभी किस टाइमिंग का इंतजार आप कर रहे हैं? मैं देखिए मैं आपका कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है कि कोविड-19 के बाद रोड मैप, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मेरी टिप्पणी बड़ी तीखी होती है तो स्वाभाविक है पीड़ा भी होगी उन लोगों को, इसलिए इस विषय पर छोड़ दिए। लेकिन भाई परिस्थिति जन्य चुनौती है। अभी लोग जो प्रवचन लोग करते हैं, भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार में कहाँ कोई परेशानी है? राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया कि भाई लॉकडाउन के नियम में बदलाव करिए, तो हुआ बदलाव कि नहीं? ट्रेन का परिचालन प्रारंभ करिए तो हुआ कि नहीं? भाई राज्य सरकार जो भी अब परिस्थिति जन्य चुनौती है, अब कोई यह कहे कि आज हुआ कल इसका निदान निकल जाए, तो कोई ऐसा मंत्र तो होता नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार संवाद कर रही है, जो भी हमको जरूरत हो। तेजस्वी यादव वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो भी छोड़िए मांगे रख रहे हैं कि राज्य सरकार बाद में उनको मानना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। जो भी बात कही गई, चाहे ट्रेन चलाने की बात हो, मजदूरों को वापस लाने की बात हो, जो भी बातें हैं, मतलब ये तेजस्वी यादव का ट्रेन कहना है चलाना, कि हम ये तो बस दे रहे थे। हाँ। अरे ये तो बस दे रहे थे, वो जोड़ लीजिए 2000 बस दे रहे थे, 25 गुना के हिसाब से जोड़ लीजिए। वो एड्रेस पूछ रहे थे। हाँ, मैं एड्रेस पूछ रहे थे, उनको ट्वीट किए थे कि इंटर स्टेट लिंक दे दिए हैं, जरा सा चले आइए बिहार। अरे जो व्यक्ति अपने बारे में यह बता नहीं सकता हो कि हम 53 दिन कहाँ थे, रेड जोन में थे, ऑरेंज जोन में थे, ग्रीन जोन में है, जो मीडिया से इंटरेक्ट करके आप ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक कर रहे थे, मीडिया को भी नहीं आपने बताया कि हम बिहार आ रहे हैं, तो जो इतना नैतिक रूप से कमजोर व्यक्ति रहेगा वो क्या सलाह देगा? तो सरकार है, जो अपनी उपस्थिति को भी नहीं सही बता सकते हैं। कहाँ थे कहाँ नहीं थे, आप जो है सारे नॉर्म्स अपनाइए। हम तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन आप संवैधानिक पद पर हैं, अगर सवाल किसी पर उठाते हैं तो उसकी पात्रता भी तो होनी चाहिए ना। कोई पात्रता तो होगा ना कि भाई आप अपने खुद उस आचरण को पेश करिए। हम ही आचरण पेश नहीं करेंगे तो दूसरे से उम्मीद किस बात का? केवल और ये आलोचना का समय नहीं है। नहीं, हमको एक मन में पीड़ा रहती है व्यक्तिगत कि भाई हम लोग भी जन्म लिए हैं साधारण परिवार में। हाँ। तो भाई राजनीति में हम लोग भी छात्र जीवन से झंडा पताका लेके घूमते रहे, तो भाई कोई सोना का चम्मच जन्म लेगा तो वही होगा नेता। गलती है क्या? हम लोग जो जीवन में काम राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी भूमिका खत्म। या आपकी गलती थी कि आपने नहीं, किसी की गलती नहीं है ये या वो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई है उनकी, मतलब नहीं, हमारा नहीं, मुझे पीड़ा इसलिए होती है कि आउटसोर्सिंग से भी राजनीति होने लगा है। ये दुख होता है कि भाई आप विपक्ष के नेता हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। आपको अगर एहसास अपनी जिम्मेवारी का नहीं होगा तो आप किसी परिवार में जन्म ले लिए हैं इसके चलते, और आप बोलिएगा, चूंकि मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि यह कहते हैं कि लालूवाद एक विचारधारा है, तो अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद विचारधारा नहीं है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा नहीं है, आचार्य नरेंद्र देव की विचारधारा नहीं है, तो नए अवतार में ये लालूवाद एक विचारधारा हो गया। तो हम दिखाते हैं वो खौफनाक मंजर, क्या हालात थे इस बिहार के, इसलिए हमको बोलना पड़ता है। तो लोग कहता है कि आप व्यक्तिगत, हमारा क्या व्यक्तिगत विरोध होगा? से क्या अपेक्षा आपकी है? पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए, अब विपक्ष से, समूचे विपक्ष से, मैं किसी एक व्यक्तिगत की बात नहीं करता हूं, आगे बढ़ता हूं, क्या अपेक्षा है बिहार को एक बार फिर से खड़ा करके आगे ले जाने की? विपक्ष, हाँ, हम विपक्ष से केवल एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि कोविड-19 के दौर में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो कार्यक्रम हैं उसके क्रियान्वयन में आपको लगता है कि कोई सकारात्मक सुझाव है, केंद्र सरकार जो नीतियां तय कर रही हैं उसमें कोई सकारात्मक सुझाव है, तो आप
आज के दौर में वोट की चिंता नहीं करिए, वोटर की चिंता करिए, जैसे हम लोग करते हैं। नीरज कुमार जी, एक समस्या इस दौरान ये है, जो प्रवासी लौट रहे हैं बेचारे, उन पर यह ठीकरा फूट रहा है कि वो अपने साथ कोरोना लेकर आ रहे हैं। सरकार के पास यह चैलेंज है कि आप न सिर्फ मेरा सवाल सुन लीजिए सर, न सिर्फ इन प्रवासियों को बिहार में लेकर आए, बल्कि कोरोना अगर इनको है, इनको स्कैन करके आइसोलेट करें और बाकी लोगों तक ये ना फैले। ये दोहरी चुनौती से कैसे जूझेंगे और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? एक सप्लीमेंट क्वेश्चन प्रवासियों को लाने का। पहला कि ये प्रवासी हमारे हैं, अब कोई ऐसा नहीं कि अछूत कोई रोग है ये, अरे ये संक्रमण का है। वो प्रवासी भी खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि हम भी सुरक्षित रहे, उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहे। तो हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया। 10,40,88,897 व्यक्तियों का हम लोगों ने स्क्रीनिंग करवाया था, पल्स पोलियो की तरह, आपको भी स्मरण होगा। तो हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में वो रह रहे हैं और आज के डेट में 11,03,957 लोग आवासित हैं, उसमें 14,472 लोग हैं। यह सही, यह भाई प्रवासी आए हैं, अगर कोई है तो उसका तो एक ही मात्र रास्ता है, उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो क्वारंटाइन कर रहे हैं और स्वस्थ होने का दर देख लीजिए, मेरा 27.50% है, तो यह भी बेहतर है। तो हम समझते हैं कि ये कोई हमारे लिए एक चुनौती जरूर है कि अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, उनका व्यवस्थागत आधार देना, तो ये, लेकिन इस काम को, इस दायित्व को सरकार के तमाम प्रशासनिक महकमे के पदाधिकारी, जो कर्मी हमारे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि और जितने गांव में, शहर में जितने लोग सचेत सतर्क लोग हैं, तो हम समझते हैं कि हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे। नीरज जी, एक और चुनौती अब जो बिहार हर साल झेलता है, गर्मी खत्म होते ही बरसात। बिल्कुल हमारे लिए, चूंकि ये अब देखिए, हमारे लिए एक तो दोहरी चुनौती है कि भाई एक तो हम कोविड-19 का भी मुकाबला कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में भी वर्षापात, मई महीना में वर्षापात, उसके बाद तरह तरह की चुनौती, उसके बावजूद हम लोगों ने, जब बिहार जैसे राज्य में हम लोग कृषि इनपुट अनुदान के रूप में, इसके अलावा जो किसानों के सीधे खाते में राशि अंतरित कर रहे हैं, इसके अलावा मौसम आधारित, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने समसामयिक सवालों पर समाज में पहले ही जन जागरूकता का अभियान चलाया। तो आपने देखा होगा कि शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा के बाद जल जीवन हरियाली, क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाला देश बिहार का पहला राज्य बना। 5 करोड़ से ज्यादा लोग ह्यूमन चेन में शामिल हुए। तो हम लोगों ने पूरी कार्य योजना बनाई, और उस कार्य योजना में जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ये एक बड़ी चुनौती आ गई है। तो उसके आधार पर हम अपने कैसे कृषि उत्पाद को हम बढ़ा सकें, कैसे हमारा जैविक कॉरिडोर जो पूरे तटीय इलाके में हम कैसे विकसित कर सकें, इस संबंध में कार्य योजना पर काम करें। और इसके साथ साथ चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नदियों का कहर भी हमारे ऊपर आता है, तो फसल, तो हमारे लिए बाढ़ नियंत्रण का कार्य भी, उस कार्य को भी कार्यारंभ कर दिया गया है, जिससे फ्लड फाइटिंग का काम हम कर सकें। तो ये दोहरी चुनौती के बीच बिहार जरूर इसमें है, लेकिन आम लोगों का जो समर्थन है, जो परस्पर संवाद का माध्यम है केंद्र और राज्य का, तो इसमें इस चुनौती का हम सामना कर पाएंगे। आखिर में मुझे पूछना होगा कि अब लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के ही दौर में आगे चलकर बिहार को 5 साल बाद होने वाला इम्तिहान भी फेस करना है। कब होंगे ये, आगे बढ़ेंगे या समय पर होंगे, मैं उस पर नहीं पढ़ रहा, मुद्दे क्या होंगे मैं उस पर नहीं पढ़ रहा, लेकिन क्या चुनावों का स्वरूप राजनीतिक पार्टियों और प्रदेश की जनता के मन में बदलने वाला है इस कोरोना काल के बाद? कोविड-19 के इस दौर में जो व्यवस्थागत आधार में बदलाव करने की जो मानसिकता, आवश्यकता दोनों है, यह एक सच है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। संसदीय लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का गठन एक सीमित अवधि के लिए होता है। ऐसे दौर में यह अभी कल्पनातीत, हाइपोथेटिकल सवाल है कि इस पर क्या होगा, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कैसे होगा, वोटर कैसे वोट डालने जाएंगे, कैसे वहां हमारे मतदान कर्मी जो हैं, जो वो मतदान केंद्र का निर्धारण का सवाल, ये तमाम सवाल, और चूंकि ये सवाल चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में है और हमारे यहाँ लोकतंत्र है देश में, तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से
संवाद करेगा। तो हमारी उम्मीद है कि नए दौर में अब नई चुनौतियां हैं। चुनाव आयोग का जो भी निर्देश होगा, राजनीतिक दल अपना जो नजरिया देंगे, नजरिया देने के बाद जो प्रचार तंत्र के लिए चुनाव आयोग का विधिवत जो विनियमन बनेगा, वही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यह अभी कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कुमार जी बिहार झारखंड के इस बिहार ई विमर्श में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि सरकार की इच्छा शक्ति, विपक्षी दल के सकारात्मक सहयोग के साथ साथ मिलजुल कर बिहार आगे चलेगा और ये जो कोरोना काल की जो महामारी है इससे उबर कर सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ संदेश देना चाहेंगे आखिर में चंद शब्दों में? कोविड-19 से घबराना नहीं है, सचेत रहना है, सतर्क रहना है। इस जंग को जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज कुमार, जनसंपर्क और सूचना मंत्री बिहार सरकार। बिहार पर बिहार झारखंड पर यह ई विमर्श लगातार आज जारी रहेगा। एक और मंत्री जी के साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे उनके विभाग की, बात करेंगे उनके मंत्रालय की, बात करेंगे आपकी और पूछेंगे आपके और अपने सवाल जानेंगे कि आखिर लॉकडाउन के बाद क्या होगा बिहार का रोड मैप। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।